वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग जो लूसेंट सीरीज का हम लोग जो साइंस पोर्शन कर रहे हैं उसमें अभी हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, रसायन चल रहा है। तो उसमें आज हम लोग डिस्टिलेशन या आसवन विधि से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। तो देखिए डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन है कि क्वथनांक जब दो कोई भी द्रव है, लिक्विड है, उसके अगर बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस रहे तो उसको अलग करते हैं हम लोग डिस्टिलेशन से। अब इसमें क्या करते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा वो पहले बॉयल बन होके वेपर बन जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बाद में आएगा वो बाद में वेपर बनेगा। तो जो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उसको, जैसे मान लीजिए कोई एक जार है, उस जार में दो लिक्विड है मिला हुआ है, इसको अगर हम लोग हीट करना शुरू किए, अगर इसको हम लोग गर्म करना शुरू किए तो क्या होगा, जिसका पहले बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो पहले बॉयल हो जाएगा। इसके लिए मान लीजिए हम लोग इसको ट्यूब से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जिसका पहले बॉइलिंग पॉइंट आ गया वो लिक्विड जो है वो वेपर बन गया, और वेपर बन के और यहाँ चला गया, ठीक है। जिसका जैसे ही ये यहाँ गया, फिर इसको यहाँ ठंडा करके नीचे वाटर रखेंगे या कुछ भी, इसको कंडेंस करा लिए, और फिर जो बाद में बचा हुआ है फिर यहाँ से आग बुझा दिए और फिर ये कंडेंस हो गया। तो इस प्रकार से ये सेपरेट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग आसवन विधि द्वारा जो है वो पृथक करते हैं या सेपरेट करते हैं। अब इसमें एक वेपराइजेशन आया, वो मैंने बता दिया कि वेपर बन के ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और फिर कंडेंसेशन दूसरा पार्ट होगा, कंडेंसेशन करा के फिर उसको हम लोग लिक्विड में बदल लेंगे। तो ये आप लोग समझ गए। अब दूसरा है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई ठोस जो है, कोई सॉलिड सीधा लिक्विड फेज के आए बिना सीधा अगर गैस में बदल जाए तो वो सब्लिमेशन है। तो इसलिए इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं। अब जैसे मान लीजिए कपूर है और नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है, तो ये सब क्या है, ये सीधा सब्लिमेट हो जाते हैं। तो इनके साथ कोई एक ऐसा सब्सटेंस मिला हो, ऐसा सॉलिड हो, जैसे मान लीजिए कपूर के साथ कोई दूसरा चीज मिलाया हो, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो कपूर क्या होगा, सीधा वेपर में बदल जाएगा, तो सेपरेट हो जाएगा कपूर उसके साथ। तो इसलिए उसमें हम सब्लिमेशन का यूज करेंगे। अब तीसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में, जिसके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर बहुत कम होता है। अब जैसे आपका क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हो गया, तो कच्चा तेल के बहुत सारे अवयव हैं, जो आपके पार्ट्स हैं, जैसे क्या क्या, किरोसिन देखिए, एक डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया जिसको हम लोग गैसोलीन भी कहते हैं, कोलतार हो गया। तो ये सारे चीज क्रूड ऑयल से ही बन जाते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल में अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे ये अलग अलग सब्सटेंस बन जाते हैं। तो ये भी डिस्टिलेशन भी एक टाइप का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक टाइप का डिस्टिलेशन ही है, लेकिन इसमें क्या है कि अंतर बहुत कम होता है। तो इसमें एक जो जार है उसमें बहुत सारे हम लोग ट्यूब्स लगा देते हैं, या कोई एक बहुत बड़ा जार होता है, इसमें अलग अलग ट्यूब लगा रहता है, और जब नीचे हम लोग हीट देंगे तो यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहेगा, ऊपर में टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर के अनुसार जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बॉयल होगा वो पहले निकल जाएगा, उसके बाद जो कम टेम्परेचर वाला होगा वो उसके बाद निकलेगा, वो उसके बाद निकलेगा, वैसे करके यहाँ इसमें होता है। जो सबसे पहले कम टेम्परेचर वाला होगा वो पहले निकल जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर वाला, उसके बाद वाला टेम्परेचर वाला, उसके बाद टेम्परेचर वाला, सबसे अधिक टेम्परेचर वाला सबसे बाद में। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब एक है क्रोमेटोग्राफी। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है कि कोई भी मिक्सचर है अगर, तो उसमें जो जो चीज है, जो जो घटक है, उसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। मतलब वो, अब मान लीजिए कोई एक मिक्सचर है जिसमें 4-5 ABCDE है, 4-5 अव्यय हैं, तो ये पांचों अव्यय के किसी भी दूसरे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता अलग अलग होगी। अब मान लीजिए बी की एब्जॉर्प्शन क्षमता सबसे ज्यादा है, कोई एक सब्सटेंस हम लोग, या पानी ही मान लीजिए मिला रहे हैं, तो बी सबसे ज्यादा शोषित हो जा रहा है पानी में, तो बी सबसे ज्यादा शोषित हो जाएगा। तो अगर पानी मिला है तो बी पानी में
शोषित होकर निकल जाएगा यहाँ से। तो इसी प्रकार क्रोमेटोग्राफी यही है कि इसमें अलग अलग जो है वो शोषित करने की क्षमता होगी और इसी प्रकार वो जो है निकाल लिया जाएगा। अब एक विधि है स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी अगर कार्बनिक जो है या मिक्सचर है तो उसको किया जाता है शुद्ध जो जल में अघुलनशील हो। तो प्रश्न आ सकता है कि कैसे पदार्थों को जो है स्टीम डिस्टिलेशन से शुद्ध किया जाता है। तो कार्बनिक पदार्थों को, कार्बनिक मिश्रण को, और ये लोग जो है जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब जल में ये घुलते नहीं है, लेकिन भाप के साथ ये वाष्पशील हो जाते हैं। ठीक है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जो अपने माने बॉइलिंग पॉइंट पर अपघटित हो जाएं, जैसे एसीटोन हो गया, मेथाइल अल्कोहल हो गया आदि। अब चेंज इन स्टेट, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। तो द्रवनांक, जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। अब देखिए, कोई भी ठोस पदार्थ है तो अगर वो द्रव में बदलता है, जैसे हम लोग बर्फ ही ले लें, तो बर्फ को हम लोग कहते हैं कि क्या होगा भाई, तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, पानी में 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से ये थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे आप टेम्परेचर तो ये पानी में बदल जाएगा। तो पानी में बदल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये जानना होगा कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। तो कोई भी निश्चित तापमान तो ठीक है, हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं तापमान, लेकिन एक निश्चित दाब पर भी होगा। अगर 1 ATM से प्रेशर आप लोग इधर उधर कर दें तो आप लोग देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी वो बर्फ ही रहेगा। या तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप और एक निश्चित दाब पर। तो यह नियत ताप वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता ठोस के आखिरी कण तक रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रखें। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग फेज चेंज कराएंगे किसी भी पदार्थ का, तो जब फेज बदलते रहता है तो आप लोग कितना भी हीट एनर्जी दे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हीट किस फॉर्म में जाएगा, लैटेंट हीट के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, सेंसिबल हीट के फॉर्म में नहीं जाएगा, वो लैटेंट हीट के फॉर्म में जाएगा। अब हम लोग हिमांक पढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को विशेष दाब और नियत ताप ये याद रखना होगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जिस पे वो जम जाए कोई द्रव, वो हिमांक है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवनांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है। अब जैसे मेल्टिंग पॉइंट और आपका फ्रीजिंग पॉइंट लगभग सेम, जैसे बर्फ का द्रवनांक और हिमांक दोनों क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवनांक दोनों कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे द्रवनांक पर दाब का प्रभाव। प्रेशर का प्रभाव क्या है आपके फ्रीजिंग पॉइंट पे और ये मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। अब देखिए, जब अगर प्रेशर आप बढ़ा देते हैं तब क्या होता है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे आप तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कैसे? सब्सटेंस का, जिसका वॉल्यूम जो है अगर बढ़ जाए अगर वो गलने पे, तो उसका वैसे सब्सटेंस, जैसे मोम है, मोम गलेगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तांबा गलेगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस का, वैसे पदार्थों का दाब बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ हो गया, ढलवा लोहा हो गया। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ देगा कि अगर हम लोग दबाव बढ़ाएं तो उसके बाद दबाव और प्रेशर, दबाव और मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन पूछ देगा आपसे। मेल्टिंग पॉइंट और दबाव का रिलेशन क्या है, तो बढ़ने घटने का समझ लीजिए। वैसे पदार्थों का बढ़ेगा जिसका आयतन जो है गलने पर बढ़ जाएगा, वैसे पदार्थों का घटेगा जिसका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ हो गया, ढलवा लोहा हो गया आदि। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन, चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। जो भी पदार्थ क्रिस्टलीय हो, ज्यादातर ऐसे पदार्थ हैं अगर वो गल जाए ना तो उनका आयतन होगा बढ़ जाएगा। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए 1 kg आप कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, क्रिस्टल ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, जैसे ही 1 kg ले रहे हैं तो मान लीजिए 1 लीटर हम लोग कहें, क्योंकि वॉल्यूम गए, 1 लीटर अगर कोई सॉलिड ले रहे हैं, उसको 1 लीटर को आप मीटर क्यूब में आप समझ लीजिए, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो कोई भी सॉलिड का अगर आप क्यूब लेते हैं
तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ लंबाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई अगर आप लोग लेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में आ जाएगा, अगर वो मीटर में है तो उस हिसाब से अगर हम 1 लीटर ठोस लें तो 1 लीटर से कम ही अगर उसको गलाना शुरू करें तो 1 लीटर से ज़्यादा आ जाएगा वो उसका द्रव जो है। तो वो क्या होगा कि वो अपने ही, अब ये मान लीजिए गलना शुरू करे तो इसका छोटा टुकड़ा बचेगा तो अपने ही द्रव में डूब जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसका आयतन जो है गलने पर बढ़ जा रहा है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। तो इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। ठीक है, इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करते रहता है। ठीक है, प्लवन करने का मतलब है तैरते रहता है, मतलब ये लोग क्या होते हैं कि आयतन में सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। प्लवन करेंगे मतलब तैरते रहेंगे। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देगा कि सांचे में कैसे पदार्थ ढाले जा सकते हैं। वैसे ठोस डाले जा सकते हैं जो आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतया प्राप्त कर सकेंगे। अब सोचिए, मान लीजिए आप ऐसा मेटल डाले सांचे में और उसके बाद अगर इसको हीट किए और अगर ये इसका आयतन कम हो जाए तो क्या होगा, इस सांचा के ये कम हो जाएगा तो कहाँ से ढाला जा पाएगा? उसी को ढाला जा पाएगा जो उसमें बढ़ जाए और पूरे सांचे के आकार को ले ले, तब ना ढाल पाएंगे उसको। सिकुड़ जाएगा तो कहाँ से ढाल पाएंगे? मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग आएंगे। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, ठीक है, केवल मुहर लगाकर बनाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढाला नहीं जाता है, इसको केवल मुहर लगा के बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातुओं का द्रवणांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है। मिश्र धातु जिसको हम लोग एलॉय कहते हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पदार्थ से बनाते हैं उसके गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। मैंने बता दिया आपको कि गलनांक जो क्या है, उसका अशुद्धियां डालने पर पदार्थ का गलनांक घटता है। इसलिए कोई भी एलॉय का जो है अगर बना रहे हैं तो उसके पदार्थों के गलनांक से कम होता है उसका द्रवणांक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हिमकारी मिश्रण, जिसको फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं, किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त उष्मा होगी, जिसको हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, यह उष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी। कैसे बर्फ गलेगी? क्योंकि जल से हीट लेकर बर्फ जो है, क्योंकि जल का टेम्परेचर अलग रहेगा। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है जल, अब बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो करेगा, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस जो जल है उससे हीट चला जाएगा 0 डिग्री। लेकिन ये कौन सा हीट जाएगा? ये गुप्त उष्मा जाएगा। मतलब क्या है? गुप्त उष्मा जाएगा। बर्फ का टेम्परेचर आपको बढ़ता नहीं दिखेगा, लेकिन बर्फ पानी में बदल जाएगा, तो यहाँ फेज चेंज हो जाएगा। परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल से उष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। ठीक है, हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरणतः अगर घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है, इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री प्राप्त होता है। अगर आप लोग, अब जो फ्रीजर का टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर -18 डिग्री से -22 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो अगर वो टेम्परेचर अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो उस पर क्या होता है, बर्फ जो है हमेशा जमा रहेगा। ठीक है, वाष्पीकरण क्या है, वेपराइजेशन क्या है? द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक इवापोरेशन और दूसरा बॉयलिंग। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो है वाष्पन, इवापोरेशन। अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट से कम, जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, केवल टेम्परेचर आप लोग बच्चे के क्लास में बताते थे 100 डिग्री सेल्सियस, आपको प्रेशर भी बताना होगा। क्यों? ताप के साथ साथ आपको दाब भी बताना होगा, क्योंकि दाब अगर अलग हो गया तो आपका क्वथनांक जो है वो अलग हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा। 100 डिग्री सेल्सियस एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाए या कम कर दें तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, आपका अलग हो जाएगा। क्या? आपका क्वथनांक, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वो अलग हो जाएगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम ही टेम्परेचर पर कोई भी द्रव अपने वाष्प में बदले तो उसको वाष्पन कहते हैं, इवापोरेशन। जैसे आप लोग कपड़े सुखाते हैं धूप में, तो धूप में देखिएगा कपड़े का क्या
तो वहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि कपड़ों में जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ गया, क्यों? क्योंकि वहाँ इवापोरेशन हो गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर पानी वाष्प में बदल जाए तो वो इवापोरेशन कहलाता है। 100 डिग्री सेल्सियस या वाष्पन कहलाता है। अगर के अपने बॉइलिंग क्वथनांक पर अगर वो बदले तो वो बॉइलिंग या क्वथन कहलाता है। समझ गए आप? अच्छे से समझ गए होंगे। अब वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्या? क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, वाष्पिंग की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। ठीक है। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। अब देखिए, यही कारण है कि आप लोग देखते होंगे कि अगर एक जगह ग्लास में पानी भर दें, ठीक है, और इसी ग्लास के पानी को अगर आप टेबल पे रख दें, ऐसे टेबल पे गिरा दें पानी, तो आप देखेंगे कि ग्लास का पानी जो है उसका वाष्पन नहीं हो रहा है, लेकिन टेबल पे वही एक ग्लास पानी गिर गया तो उड़ गया। उड़ गया कैसे? वाष्प बन के उड़ गया। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन तेजी से होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेजी से होगा। ठीक है। अब द्रव है उसके अगर पृष्ठ पर, अब द्रव के पृष्ठ पर देखते हैं, अगर आप लोग वायु अगर लेके जाएं, जैसे देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, घर में अगर पोछा लगाते हैं तो देखते हैं, पंखा अगर चला देते हैं तो देखते हैं कि तेजी से क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा, वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। समझ में आया? अब अगर आप वायु का दाब नहीं रखते हैं उस पर तो क्या होगा, उतना ही तेजी से वाष्पन होगा। उसका कारण है, देखिए होता क्या है कि कोई भी जल है, अगर देखिए इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं, या कोई भी द्रव है तो उसका एक पृष्ठ है। जैसे मान लीजिए पानी है तो उसका एक पृष्ठ है। अब पृष्ठ में क्या है, पानी का मॉलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूल्स जब ये वेपर बन रहा है तो ऊपर जाना चाहता है। अब मान लीजिए उस द्रव के पृष्ठ पे ही ऊपर से एटमॉस्फेरिक एयर है, उसका अगर प्रेशर बन रहा है तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो कि वेपर बना है उसको ऊपर जाने ही नहीं देगा कि ऊपर से, क्योंकि ये प्रेशर लगा रहेगा। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो ये आराम से निकल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना ऊपर के प्रेशर कम होगा उतना ही इस मॉलिक्यूल को, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसको ऊपर निकलने में आसानी होगी। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा, वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा, वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। अब क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कर रहा है, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए यह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए, वह नियत ताप उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बता चुका हूं कि कोई भी द्रव जो है किसी भी नियत ताप पर अगर वाष्प की अवस्था में चला जाए तो वही बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब यही मैं कह रहा था कि अगर आप प्रेशर बढ़ा दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, लेकिन वही अगर प्रेशर कोई एक ऐसा, मान लीजिए चैम्बर रख दें जिसमें पानी रखा हुआ हो और उस चैम्बर का प्रेशर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तब आप देखेंगे, मान लीजिए एक चैम्बर है जिसका में 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर है लेकिन 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, और वहाँ पानी रखा हुआ है। अब आप इसको हीट करना शुरू कर देंगे। अब आप देखेंगे कि अब टेम्परेचर, यहाँ एक थर्मामीटर इसमें लगाए हुए हैं, आप देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस आ गया लेकिन पानी भाप बनना शुरू नहीं हुआ। कारण, क्योंकि पानी जो है वो अब 1 एटीएम प्रेशर पे ना रख के 5 एटीएम पे रखा हुआ है। यही बात मैं कह रहा था। कोई आपसे पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है तो आप कहिए 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस हमेशा, 1 एटीएम प्रेशर पे अगर प्रेशर आप बढ़ा देते हैं तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे ना वो बॉइलिंग उसका ना होके कितने पे होगा, 100 से ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। अब आप देखिएगा 150 से 200 डिग्री सेल्सियस लगेगा, तब वो भाप बनना शुरू होगा। समझ में आ गया? हाँ, तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग परमाणु संरचना के बारे में देखना शुरू करेंगे। तो परमाणु संरचना क्या होता है इसको हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि परमाणु एक नया टॉपिक हो जाता है। अभी तक जो है हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे, तो परमाणु एक नया टॉपिक हो जाता है और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, तो इसको हम लोग
अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हर वीडियो जो है बिना देर की आपके पास पहुंच जाए और आप लोग वीडियोस को हमेशा देखते रहें। 50 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। हमारा जो है लूसेंट में साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिएवल और मॉडर्न कंप्लीट हो चुका है। तो हर वीडियोज को आप देखते रहें। वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टॉपिक वाइज प्लान को डाउनलोड कर लें, उसको प्रिंट आउट लेके चिपका दें, ताकि आपका 90 दिन में पूरा बीपीएससी और सीडीपीओ का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्लीट हो जाए। हर वीडियोज को आप देखते रहें। वीडियोज को इतने बार देखें कि वीडियोज आपको एकदम रटा जाए। और आप वीडियोज आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इनिशिएटिव नीडी क्लासेस का बिल्कुल फ्री है। और आप अपने सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर कमेंट में हमें पता चलेगा कि कुछ हमें अब सुधार की आवश्यकता है तो वो हम सुधार जरूर करेंगे और आपके लिए हमेशा अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो फिर अगले वीडियो में परमाणु संरचना के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।